हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेज। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। अब देखो, ब्लूम ये क्या है? ये एक नाम है किनका? बेंजामिन ब्लूम, जिन्होंने ये थियरी दी थी। कौन सी? टैक्सोनॉमी। तो आप ध्यान रखना, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है। ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया टैक्सोनॉमी, टैक्सी से, एंड इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक चीज आप ये ध्यान रखना। अब ये जो थियरी थी ना, ये थियरी क्या थी, क्यों थी, ये सब चीजें हम इनके बारे में बात करेंगे, बट बेसिक चीजें जानो। तो बेंजामिन ब्लूम ने जब ये थियरी दी थी, वो टाइम था, वो ईयर था 1956। ठीक है, तो ये पब्लिश की गई थी 1956 में। लेकिन इसी टैक्सोनॉमी को, जो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, इसी टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया दोबारा, एंड 2001 में रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी निकाली गई। लेकिन अब इस टाइम बेंजामिन ब्लूम तो थे नहीं, तो रिवाइज किसने किया इस टैक्सोनॉमी को? उनका नाम था एंडरसन, एंड पूरा नाम था लॉरेन एंडरसन। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे आप ये ध्यान रखेंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मतलब ये टैक्सोनॉमी दी गई। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो ये टैक्सोनॉमी किसने दी थी? बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। कब दी थी? 1956 में। लेकिन इसी को 2001 में 2001 में दोबारा से रिवाइज किया गया, एंड दूसरी टैक्सोनॉमी को रीपब्लिश किया गया, और वो किसने किया था? लॉरेन एंडरसन ने। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे कि मैंने बताया, टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन। तो किस चीज की क्लासिफिकेशन? तो यहां पर बात की गई है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ? देखो, यहां पर ना बेंजामिन ब्लूम कहते हैं कि जब कोई टीचर कोई लेसन डिलीवर करती है, कुछ भी पढ़ाती है बच्चों को, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो जरूर होता है, राइट? अब क्योंकि जब आप पढ़ाने जाओगे बच्चों को, तो ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ा के और घर वापस आ गए। आपका कुछ ना कुछ तो एम होगा, उस लेसन के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। तो बेंजामिन ब्लूम भी वही कहते हैं कि हम जो भी बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव आपका जरूर होता है। जैसे कि आपने बच्चों को नाउन पढ़ाया, तो अब आपका ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बच्चों को नाउन की डेफिनेशन याद करानी है, एग्जाम्पल्स बताने हैं, राइट? सो कुछ ना कुछ आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उसी की बात बेंजामिन ब्लूम कहते हैं इस टैक्सोनॉमी में। ओके, एंड यहां पर वो तरह तरह के डिफरेंट लर्निंग डोमेन बताते हैं। लर्निंग डोमेन, बेसिकली डोमेन्स कितने? 3, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जो बता रही हूं, जैसे बता रही हूं, इसको लिखते जाना, नोट करते जाना। ठीक है, तो यहां पर ना इन्होंने 3 लर्निंग डोमेन बताए। तो पहला है, यहां पर मैं 3 एरोज कर देती हूं। तो देखो, पहला क्या है? पहला है कॉग्निटिव। दूसरा क्या है? अफेक्टिव, एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर। इनके नीचे डोमेन लिख लेना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। अब देखो, कॉग्निटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, है ना? अब हम ऑलरेडी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ भी रहे हैं अभी साइमल्टेनियसली। हमने पियाजे के बारे में पढ़ा, अभी हम वाइगोत्स्की भी पढ़ रहे हैं, है ना? इसके अलावा कॉग्निटिव के बारे में आप पहले भी बात कर चुके हैं। तो आप सभी को पता है कॉग्निटिव का मतलब क्या है। आपकी रीजनिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका। सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पियाजे में स्कीमास के बारे में भी बात की थी। सो जो कॉग्निटिव है, दैट इज योर हेड। ओके, एंड अफेक्टिव का मतलब क्या होता है? अफेक्टिव का मतलब
इससे लगाकर चलो, मतलब आपकी फीलिंग्स, फीलिंग्स, ठीक है। तो आप फील करते हो अपने हार्ट में, राइट। तो यहां पर इसका आंसर, इसका मतलब क्या हुआ, हार्ट। ओके, जैसे कॉग्निटिव इज हेड, ऐसे ही अफेक्टिव इज हार्ट। एंड ध्यान रखना यहां पर नीचे लिखोगे इंटेलेक्चुअल स्किल्स या एबिलिटीज। अब साइकोमोटर का मतलब क्या हुआ, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो अब देखो फिजिकल एक्टिविटीज में आप क्या करते हो, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो। तो यहां पर आपको ये 3 याद रखने जो गांधी जी ने भी यूज किए थे, इसीलिए इसको 3HS भी बोला जाता है। तो कॉग्निटिव क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स। अफेक्टिव क्या है, आपकी फीलिंग्स या फिर इमोशंस कह सकते हो, ठीक है। एंड साइकोमोटर क्या, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। अब कॉग्निटिव हेड, अफेक्टिव आप फील कहाँ करते हो, अपने हार्ट में। इस तरीके से याद करो। साइकोमोटर मतलब हैंड, क्यों, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज किस में आएंगी, साइकोमोटर में आएंगी। इसको ना कॉग्निटिव भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोला जाता है, कॉग्निटिव। तो मैं यहाँ वर्ड भी लिख देती हूँ, पहले बोला जाता था इसको कॉग्निटिव, आज के टाइम पर साइकोमोटर वर्ड यूज किया जाता है। अब देखो आपको, अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ब्लूम जो थे, बेंजामिन ब्लूम, उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं उनके लर्निंग डोमेन्स अलग अलग हैं, जैसे कि एक तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। दैट मीन्स कि बच्चे इन तीनों लर्निंग डोमेन का यूज करते हैं, तब जाकर वो समझते हैं। और अगर कॉग्निटिव अफेक्टिव सही है और साइकोमोटर का यूज नहीं कर रहे तो प्रॉपर लर्निंग नहीं होगी। इन द सेम वे कॉग्निटिव साइकोमोटर है और अफेक्टिव का यूज नहीं हो रहा तो भी लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी। सो ऑल एंड ऑल बेंजामिन ब्लूम कहते हैं कि लर्निंग के लिए इन तीनों डोमेन का होना जरूरी है, और इन तीनों में से अगर कोई फैक्टर छूट जाता है तो प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाती, राइट। समझे इतनी बात। अब देखो इसमें ना आपको सिर्फ ये वाला पार्ट समझना है। अब यहां पर 3 लर्निंग डोमेन में बेंजामिन ब्लूम सबके सब स्टेप्स भी देते हैं, जैसे कि इसके भी सब स्टेजेस हैं, इसकी भी एंड उसकी भी। तो इसमें यहां पर ये 6 स्टेजेस बताते हैं कि किस तरीके से बच्चे की लर्निंग जो है वो बेहतर होती जाती है, राइट। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है, ये ही हम पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन नहीं आते इनकी स्टेजेस से, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अफेक्टिव का एंड साइकोमोटर का मतलब क्या है, ठीक है। कई बार ज्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं में से आ जाते हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड, इनमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। और इसको ऐसे याद रखना, CAP, कैप, ठीक है ना। तो फिर आपको याद रहेगा, दैट इज कॉग्निटिव, मतलब आप सोचते कहाँ हो, अपने ब्रेन से सोचते हो, योर हेड पार्ट। देन अफेक्टिव मतलब आपको फील कहाँ होता है, हमेशा हार्ट में होता है, दिल में होता है, इस तरीके से याद कर लो। तो हार्ट, आपके इमोशंस भी हार्ट में होते हैं। एंड इसके अलावा साइकोमोटर मतलब आप एक्टिविटीज कैसे करते हो, हाथों से, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, सो दिस इज अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, राइट। तो इस तरीके से आपको याद करना है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये ध्यान करनी है कि इसमें क्या क्या बेंजामिन ब्लूम ने दिया है, वही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको ना रिवाइज्ड भी याद रखनी है जो 2001 में लॉरेन एंडरसन ने दी, एंड वो भी याद रखनी है जो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दी थी। तो ध्यान रखना ये टैक्सोनॉमी 1956 में आई थी। तो यहां पर जो हमने 3 लर्निंग डोमेन किए उनमें से हमने एक किया था कॉग्निटिव, इसी के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेंजामिन ब्लूम बताते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन में जो लर्निंग होती है वो सब स्टेजेस में होगी, लेकिन कैसे, फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है। या ये कह लो लोअर ऑर्डर थिंकिंग, LOT, लोअर ऑर्डर थिंकिंग, टू HOT, हायर ऑर्डर थिंकिंग। ओके, मतलब हायरार्किकल वे से दिया है और कहा है लोअर टू हायर, ये है हायर एंड ये है लोअर, या ये कह लो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से इन्होंने ये हायरार्की दी है। और ये भी कहा है कि इस डोमेन में क्या होता है, यहां पर इन्होंने 6 स्टेजेस बताई, 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड ये कहा कि बच्चा जो है वो इस स्टेज से शुरू करता है, सबसे नीचे वाली स्टेज से, एंड वो हायर ऑर्डर थिंकिंग में जाता रहता है।
एंड हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी कहा कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स थिंकिंग बच्चे की हो जाती है, राइट। और ये भी कहा कि हर एक स्टेप में बच्चे की जो लर्निंग है वो बेटर होती जाती है, बहुत अच्छी होती जाती है। जैसे कि पहली स्टेज से जब बच्चा दूसरी स्टेज में जाएगा लर्निंग और अच्छी होगी, दूसरी से तीसरी में जाएगा लर्निंग और अच्छी होगी, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ एंड फिफ्थ टू सिक्स्थ, तो बच्चे की लर्निंग जो है वो बेहतर होती जाती है। अब ये 6 सब स्टेजेस की हम बात करेंगे और ध्यान रखना ये कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है, मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखेंगे हम 1956, यहां पर लिखेंगे हम 2001। ये तो वो थी जो बेंजामिन ब्लूम ने पब्लिश की एंड ये वो थी जो रिवाइज्ड थी। यहां मैं रिवाइज्ड लिख देती हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। अब देखो आपको कैसे याद करना है इसे, बहुत इजी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में कुछ ऐसा वो नहीं है कि आपको याद ना हो। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब मैं यहाँ भी बना देती हूँ और मैं आपको बता तो रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उन चीज़ों को भी आप ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, 1956 में जो बेंजामिन ब्लूम ने ये स्टेजेस बताई थी वो नाउन में बताई थी, ठीक है, नाउन। और जब इनको रिवाइज किया गया, जब इस टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया तो वर्ब में बताई गई थी, वर्ब फॉर्म में। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या है, नॉलेज। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एंड फिर आएगा एनालिसिस, फिर आएगा सिंथेसिस एंड फिर होगा इवैल्यूएशन। अब ये हो गए नाउन फॉर्म में। अब यहां पर इसी को जब रिवाइज किया गया तो इस टैक्सोनॉमी में तब रिवीजन में क्या दिया गया, सब स्टेजेस सारी की सारी वर्ब में दी गई। जैसे कि यहां पर नॉलेज है, इट इज रिमेंबरिंग। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग। देन एप्लीकेशन, अप्लाइंग। देन एनालिसिस, एनालाइजिंग। अब इसके बाद देखो यहां पर ध्यान देना, अब रिवाइज्ड में क्या किया गया, सिंथेसिस को ऊपर कर दिया एंड इवैल्यूएशन को नीचे कर दिया, ठीक है। क्योंकि लॉरेन एंडरसन ने कहा कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि सिंथेसिस नीचे है इवैल्यूएशन से एंड इवैल्यूएशन ऊपर है। तो यहां पर इन्होंने कहा बल्कि सिंथेसिस ऊपर होना चाहिए एंड इवैल्यूएशन नीचे होना चाहिए। तो यहां पर इवैल्यूएटिंग एंड सिंथेसिस को नाम दिया गया क्रिएटिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको एक तो ये याद करना है। अब इनके सबके मीनिंग समझो, बहुत इजी मीनिंग है, साथ साथ एग्जांपल बताऊंगी, ध्यान से सुनना। नॉलेज, इसका मतलब क्या है, इसके साथ में लिखो रोट मेमोराइजेशन। नॉलेज मतलब याद करना, रिमेंबरिंग, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा ना ऐसे, तो उन वर्ड को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नॉलेज मतलब रिमेंबरिंग, याद करना। अब देखो क्या होता है कि एक छोटे से बच्चे को अगर हम किसी नाउन की, वर्ब की, या साइंस में एक सब्जेक्ट, साइंस में एक चैप्टर है मैटर का, तो उसकी अगर डेफिनेशन बच्चे को याद करा दी जाए बिना समझाए, और बच्चे को समझ भी नहीं आ रहा है, उसके सिर्फ डेफिनेशन याद करा दी जाए, सिर्फ रटवा दी जाए, तो वो क्या हुआ, वो हुआ आपका नॉलेज। कि आपने बच्चे को मगअप करा दिया बिना समझाए, या बच्चे ने खुद मगअप कर लिया बिना समझे। इसके आगे एग्जाम्पल में लिखना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बच्चों को टेबल्स याद कराते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, राइट। तो वो क्या कराते हैं, हम रटवाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि नॉलेज क्या है, रोट
मेमोरी, वेन एवर रिक्वायर्ड तो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को रिकॉल करता है, उस डेफिनेशन को याद करता है और बता देता है। जैसे कि जब मेहमान एक दूसरे के घर जाते हैं तो आपने देखा होगा, आपके घर भी बहुत सारे मेहमान आए होंगे, उन्होंने आपके बच्चों को या आपके भाई भतीजे जो भी है उनको बोला होगा कि बेटा 2 की टेबल सुनाओ, 3 की टेबल सुनाओ। अब बच्चे को वो रटी रटाई है तो बच्चा पूरी की पूरी टेबल सुना देगा और फिर सामने वाला बैठा बैठा रिश्तेदार कहेगा वाह भाई बहुत अच्छा बता रहा है, हमारे इतना अच्छा तो हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मगअप, मतलब नॉलेज का मतलब होता है मगअप करना, रोट मेमोरी करना। नेक्स्ट देखो कॉम्प्रीहेंशन, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चे को आप क्या करा रहे हो, आइडियाज एंड फैक्ट्स को समझवा रहे हो, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, ग्रेस्पिंग द मीनिंग बेसिकली। ठीक है, ग्रेस्पिंग द मीनिंग, ये मतलब किसका हुआ, कॉम्प्रीहेंशन का, कि आपने अब बच्चे को याद कराया। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे को ये पता चल जाता है ना कि क्या लिविंग थिंग्स है क्या नॉन लिविंग है, जैसे कि ये पेन है ये नॉन लिविंग है, एनिमल है वो लिविंग थिंग है, ठीक है, फैन है ये नॉन लिविंग है, राइट, मोबाइल है ये नॉन लिविंग है। ओके, तो जब बच्चे को इन चीज़ों के बारे में डिफरेंस समझ में आ जाए कि लिविंग नॉन लिविंग क्या है, ये एक समझ पैदा हो जाए, वही क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा। तो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है कि जब ना बच्चों को चीज समझ में आ जाए, जैसे कि यहां पर आपने बच्चे को नाउन की डेफिनेशन रटवाई यहां पर, लेकिन अब आपने बच्चे को नाउन के एग्जाम्पल दिए, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, राइट, तो वो क्या हो गया, वो हो गया बच्चे का कॉम्प्रीहेंशन, कि बच्चे को आप लर्न कराते हो समझाकर। फिर आता है एप्लीकेशन। अब आपने जो डेफिनेशन यहां पढ़ी या जो भी चीज यहां रटी उसको आपने यहां समझा, अब यहां क्या करा, अप्लाई करा, एप्लीकेशन। देखो यहां पर अप्लाई, ठीक है, तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है, अप्लाई करना, कि आपने अब बच्चे को अप्लाई कराया। इसके लिए एक मैं एग्जांपल बहुत अच्छा सा बताती हूँ कि जब आप मिल्क लेने जाते हैं, कर्ड लेने जाते हैं डेयरी शॉप पे, तो आप मनी कैलकुलेट करते हो, तो आपको वो मनी कैलकुलेट करना कैसे आता है और आपको कैसे पता चलता है कि कितना पैसा हुआ, 70 रुपये हुए कि 80 रुपये हुए, कितना हुआ, तो वो आपको पता चलता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई से, राइट। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपने यहां कॉम्प्रीहेंशन में सीखी थी, समझी थी, एंड यहां एप्लीकेशन में आपने इसको अप्लाई किया जब आप दुकान पर सामान खरीदने गए। ठीक है, तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना, कि जो आपने रटा समझा उसको आपने अब रियल सिचुएशन में क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, इसके आगे लिखो ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स, ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स, मतलब आपने तोड़ तोड़ के समझाया चीजों को, एनालाइज किया। अब देखो एनालाइज का हिंदी में मुझे मीनिंग नहीं पता, प्लीज इनका सबका ना हिंदी में मीनिंग देख लेना, ठीक है प्लीज। अब देखो एनालाइजिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने ब्रेक डाउन किया पार्ट्स में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा होगा कि जब यूपीएससी या कोई गवर्नमेंट एग्जाम कभी कोई क्लियर कर देता है तो वो हमेशा यूट्यूब पर देखना, आप बहुत सारे इंटरव्यूज में वो ये बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। अब देखो अगर 10 बुक हैं, सपोज करो 10 बुक हैं और सब में एक ही टॉपिक है, सपोज करो, ठीक है 1 टॉपिक है, तो जब ये बताया जाए कि इस एक टॉपिक को कैसे याद किया जाए, तोड़ तोड़ के बताया जाए कि पहले इस डायनेस्टी को पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो मुगल एम्पायर के बारे में बताया, क्योंकि मुगल एम्पायर बहुत बड़ा है, फिर दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा है, राइट। तो अगर ये बताया जाए कि मुगल एम्पायर में पहली ये डायनेस्टी है, दूसरी ये डायनेस्टी है, तीसरी ये डायनेस्टी है, तो आपने क्या करा, तोड़ तोड़ कर उस चीज़ को समझा, राइट। तो समझ यहाँ पर एनालाइजिंग का मतलब क्या है कि आपने तोड़कर उस चीज को समझा, जो कॉम्प्लेक्स चीज थी उसको तोड़ा और फिर उसको समझा। या आप किसी को कोई स्ट्रेटेजी बता रहे हो कि आप इस तरीके से याद करो तो आपको बेहतर तरीके से याद होगा, तो वो क्या होता है, वो होता है एनालाइजिंग। सो एनालाइजिंग का मतलब है जब आप तोड़ तोड़ कर किसी चीज को समझते हो या समझाते हो, राइट। नेक्स्ट है सिंथेसिस। अब देखो यहाँ पर एनालाइजिंग में आपने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर क्या करते हो, आप सारी चीजों को पुट इन कर देते हो, मतलब एक साथ रख देते हो। तो सिंथेसिस के आगे लिखना कि पुटिंग द पार्ट्स इनटू होल, पुटिंग पार्ट्स इनटू होल, WHOLE।
तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आपने क्या करा, पार्ट्स को होल में कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो म्यूजिक डायरेक्टर जो है म्यूजिक को कंपोज करता है ना, एक नया म्यूजिक तैयार करता है, तो लाइंस को वर्ड्स को जोड़कर एक पूरा म्यूजिक तैयार होता है 3 या 4 मिनट का बेसिकली। ऐसे ही एक डायरेक्टर जो है वो फिल्म बनाता है, तो ये सब क्या है, ये होता है सिंथेसिस, मतलब आपने कुछ क्रिएट किया। तो जब आप कुछ नया क्रिएट करते हो वो होता है सिंथेसिस, और इसी का वर्ब है क्रिएटिंग, कि आपने एक पूरी फिल्म तैयार कर दी कि उसमें क्या होगा, आगे जाकर क्या होगा, ये सारी चीजें। अब होता है इवैल्यूएशन, जैसे कि इवैल्यूएट करना, जैसे आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसके थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है। तो बेसिकली ध्यान रखना, इवैल्यूएशन का मतलब है आपने नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन सिंथेसिस एनालाइजिंग में आपने जो कुछ सीखा उस चीज को जो है जज करना, इवैल्यूएट करना, और आपका एग्जाम के थ्रू पता चलता है कि आपने कितना कुछ समझा है, आपको कितना कुछ याद हुआ है। इसके अलावा आपने इंडियन आइडल वगैरह देखा होगा, एंड DID होता है ना, आई थिंक एक डांस का एक वो होता है, तो उसमें भी आपने देखा होगा जो ज्यूरीज होते हैं वो बैठे होते हैं, एंड वो जो ज्यूरी होते हैं वो फिर बताते हैं कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ आपने बहुत अच्छा किया, कौन सा स्टेप बहुत अच्छा था। सो बेसिकली इवैल्यूएशन का मतलब है इवैल्यूएट करना, मतलब ये बताना कि कहाँ आप सही हो, कहाँ आप गलत हो, राइट। एंड इसके अलावा आपने जितना इन नीचे वाले स्टेजेस से समझा उसका जजमेंट इवैल्यूएशन में दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना सिंथेसिस जो है वो यहाँ पर सबसे ऊपर है। अब आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन आएगा कि फिर हमें पता कैसे चलेगा, अगर लगा लो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि आपको ये स्टेजेस में रखना है, ठीक है। जैसे आपने कई बार ये क्वेश्चन देखे होंगे ना, ठीक है, कई बार यहाँ पर 4 दे दिया जाता है, यहाँ पर 6 दे दिया जाएगा, यहाँ पर 3 दे दिया जाएगा, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं ना कि ऑर्डर में लिखो, ऑर्डर में लिखने के। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला लिखें कि वो लिखे, है ना। तो ध्यान रखना, अगर वर्ड सिंथेसिस है, अगर वर्ड सिंथेसिस है ऑप्शन में, तो ये वाली आपने रिवाइज कर, सॉरी ये वाला को ध्यान में रखकर आपने आंसर देना है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में क्रिएटिंग है तो इस रिवाइज्ड वर्जन को ध्यान में रखकर आंसर देना है, राइट। अगर ऑप्शन में सिंथेसिस लिखा है, जैसे कि सपोज करो यहाँ सिंथेसिस लिखा है, ठीक है, तो अब आपको ये इसके अनुसार आंसर देना है कि पहले नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन है। लेकिन अगर ऑप्शन में सिंथेसिस की बजाय यहाँ पर क्रिएटिंग है और ये सारे दिए हुए हैं और ये कहा है कि इनको ऑर्डर में लिखो, तो आपको ये वाला ध्यान में रखना है। तो इससे बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। इसके अलावा दोबारा बता देती हूँ, नॉलेज का मतलब याद करना, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझना, एप्लीकेशन का मतलब जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई करना सिचुएशन में, एनालाइजिंग का मतलब एनालिसिस करना, मतलब ब्रेक डाउन करना पार्ट्स में, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पार्ट में पढ़कर तोड़ना। जैसे देखो आप टाइम टेबल बनाते हो, अपने टाइम टेबल में भी आप लिखते हो पहले मुझे ये पढ़ना है, दूसरा ये पढ़ना है, तीसरा ये पढ़ना है, तो आप क्या करते हो, आप पार्ट्स में ब्रेक करते हो हर चीज़ को, हर सब्जेक्ट को। फिर है सिंथेसिस, दैट मीन्स कि आपने क्या करा, पार्ट्स को होल में कर दिया, मतलब छोटे छोटे पार्ट को मिलाकर एक बनाया और फिर उसको कंपोज कर दिया, जैसे कि मूवी हो गया, गाने हो गए। फिर आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपके लिए एक जजमेंट करना, एक जज करना कि भाई आपने कितना कुछ समझा, कहाँ आपकी कमी रह गई। एंड बेंजामिन ब्लूम कहते हैं ये सारे के सारे स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी स्टेज में से छूटना नहीं चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, आप हर स्टेज में कुछ ना कुछ बेहतर और कुछ ना कुछ अच्छा सीखते जाते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कौन सी इन्होंने लोअर ऑर्डर थिंकिंग बताई एंड कौन सी हायर। तो ध्यान रखना नीचे के जो 3 हैं, 6 स्टेजेस है ना ये, तो जो ये नीचे के 3 स्टेज हैं ये हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग, एंड जो ऊपर के ये 3 हैं एनालाइजिंग मतलब एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये है हॉट, दैट मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है। नीचे के 3 लॉट, ऊपर के 3 हॉट, इस तरीके से आप याद रखना।
आई होप आपको ये जो टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना, नो डाउट, मतलब नो डाउट इन द सेंस कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड इसके अलावा आपके जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखते जाना। एंड मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहीं कहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसके अलावा स्क्रीन पर भी मैं दे दूंगी। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है टाइम टू टाइम। This side Priyanka Gaur, I wish you all the best, keep learning. Thank you so much for watching this video. Bye bye, thank you.